हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर एक लाइन जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को, इन नोट्स को कम्प्लीटली अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो हैं कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो GKSSB VLW का पेपर हो, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, या आने वाले और भी जितने एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन जो है यहाँ पे करवा दी जाएगी। So hello everyone, this is MS Manas and I welcome you all in the study plan 2.R। चलो शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो कहाँ से शुरू होता है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1600 AD के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एज ए ट्रेडर्स आई। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो आए तो थे ट्रेड करने के लिए, एज ए ट्रेडर्स आए थे। पल्सेस का ट्रेड करने आए थे, दालों का ट्रेड करने आए थे, मसालों का ट्रेड करने आए थे। और उसके बाद जो सेकंड है, इनको ये जितने भी इवेंट्स हैं इनको हम हिस्ट्री के अंदर थॉरोली कवर करेंगे, आप बने रहिए। और उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो 1757, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, दिस इज 1757। तो 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुई। उसके बाद 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुई। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 के अंदर, जिसमें दीवानी राइट्स हैं। दीवानी राइट्स क्या होते हैं कि जिसमें फ्री ड्यूटी मीन्स ड्यूटी फ्री टैक्स मीन्स दीवानी राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनमें आपको ट्रेड करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो थे वो ब्रिटिशर्स को चले गए कहाँ कहाँ से, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। मतलब अब ब्रिटिशर्स जो है वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दीवानी राइट्स क्या है। तो दीवानी राइट्स क्या है? दीवानी राइट्स हैं एबिलिटी टू कलेक्ट टैक्सेस, कि वो एबिलिटी, वो इजाज़त, वो अनुमति जिससे कोई भी जो संस्था है वो टैक्स को कलेक्ट कर सकती है एंड अदर सिविल राइट्स जो हैं उसके पास आ जाते हैं। दिस इंक्रीज द रेवेन्यू, इससे रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। और जैसे जैसे टैक्स बढ़ने लगा, टैक्स आने लगा ब्रिटिशर्स के पास, तो कंपनी के अंदर करप्शन होना शुरू हो गया। ऑफिसर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो रिच होना शुरू हो गए और कंपनी जो है वो कर्जे में डूब गई। ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए कि ये जो कंपनी जो है वो पैसा खा रही है, इसको रेगुलेट करने के लिए इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से एक एक्ट पास होते हैं, कुछ एक्ट पास हुए थे कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, जिनमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, 93 था, 1793 चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 एंड 1853। और इनके बीच में 20 सालों का गैप था, 20 ईयर्स का गैप रहता था। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। जैसे जैसे कंपनी के अंदर जो है वो करप्शन बढ़ना शुरू हो गया। अब जैसे ही करप्शन बढ़ना शुरू हो गया तो कंपनी जो है, जैसे हमने अभी देखा कि वो डेबिट में चली गई थी, कंपनी जो है वो डेबिट पे चली गई थी। इसका मतलब उसको कर्जा भरना था और वो जो पैसा था वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उधार लेने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो प्राइवेट कंपनी है इसको इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो है वो खुद कंट्रोल करेगी और लास्ट पे इस कंपनी को ख़त्म करके खुद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया में रूल करना शुरू करेगी। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? ये रेगुलेटिंग एक्ट वो चीज़ है जिसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक काउंसिल बनाई गई जो हर चीज़ का जो आंसर देगी। जो इंडिया के अंदर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाई गई जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या देगी, आंसर देगी कि हर पैसे का जवाब जो है वो देना पड़ेगा। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को।
गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। जो पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट कह रहा है। ये पॉइंट्स 4 के 4 पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके पास पूरी लेजिस्लेटिव पावर जो है दूसरी प्रेसिडेंसीज की भी आ गई। दूसरी प्रेसिडेंसीज जिनमें पहली तो थी, हम बात करेंगे पहली प्रेसिडेंसी बंगाल, बंगाल के बाद जो दूसरी प्रेसिडेंसी थी वो मद्रास, और तीसरी प्रेसिडेंसी जो थी वो बॉम्बे। तो इन तीनों की जो क्या नाम है लेजिस्लेटिव पावर जो है वो एक ही के पास चली गई और वो ट्रांसफ़र हो गई बंगाल के अंदर। कंप्लीट जो पावर है वो अब तीनों प्रेसिडेंसीज की, चाहे वो प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास हो, बॉम्बे हो या कलकत्ता हो, कलकत्ता जिसे हम बंगाल कहते हैं, तो उन तीनों प्रेसिडेंसीज की जो पावर है ये एक ही जगह पे शिफ्ट हो गई और वो था बंगाल। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है गॉट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इसके पास एग्जीक्यूटिव में काउंसिल होगी। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो बन गई। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीन्स 4 लोग जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास आ गए। जो वो 4 लोग जो हैं वो फैसला करेंगे, वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वही उस डिसीजन को माना जाएगा। this was performing the legislative functions also। means executive means laws को implement करना, और legislative means कानूनों को बनाना और उनको implement करना। ये सब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर्स में आ गया। पीएम जो है वो लेजिस्लेटिव, जैसे अगर हम बात करें हमारे पीएम जो है वो लेजिस्लेटिव वर्क भी करते हैं, मतलब कानून को बनाने में भी हेल्प करते हैं और उसको अप्लाई करवाने में भी हेल्प करते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए सेटलमेंट एक्ट 1781 क्या कहता है। जुडिशरी was not allowed to control over the company members। देखिए क्या कहता है सेटलमेंट एक्ट 1781 कि जुडिशरी जो है, जो अदालत है, जो कोई भी कोर्ट है, उसके पास कोई भी हक नहीं है कि वो कंपनी मेंबर्स को कंट्रोल कर सके। मतलब जुडिशरी के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो कंपनी मेंबर्स को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये कहता है सेटलमेंट है। इसका मतलब ये है, यहाँ से क्लियर हो गया, इट वॉज क्लियर दैट ओनली कलकत्ता काउंसिल कैन हैव दैट कंट्रोल। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि कलकत्ता काउंसिल जो है उसके पास कंप्लीट कंट्रोल था। पूरी पावर जो थी वो कलकत्ता काउंसिल, जो अभी हमने देखा कि जितनी भी बंगाल की पावर थी वो सारी ट्रांसफ़र कर दी गई थी कलकत्ता के अंदर। बंगाल के अंदर तीनों प्रेसिडेंसीज की पावर जो है वो बंगाल कलकत्ता के अंदर ट्रांसफ़र कर दी गई थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये एक्ट पास कर रही थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खुश नहीं थी। अब खुश कैसे होगी, मान के चलिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खुश कैसे होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुश क्यों नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्राइवेट है, और इस प्राइवेट कंपनी ने करप्शन करके कंपनी को डुबो दिया। उस कंपनी को उठाने के लिए ये कर्ज लेते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो है ये कर्ज चुका नहीं पाते हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो वो जो कंट्रोल करना शुरू कर देता है मतलब वो कुछ लॉज निकालेगा। अब उन्होंने वो लॉज जो हैं वो निकालने शुरू कर दिए, और वो पहला लॉज जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। उसके बाद सेटलमेंट एक्ट्स निकाले गए, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो कंपनी जो है वो खुश नहीं थी। तो आप देखिए उसके बाद जो है पिट्स जो थे वहाँ के पीएम थे, तो ब्रिटिश पीएम जो हैं वो पिट्स थे। उन्होंने एक और एक्ट लाया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए अब इस एक्ट के अंदर क्या होता है, और यहाँ पे जैसे ही पिट्स इंडिया एक्ट आया तो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट की जो डिमांड्स थी
जो कंडीशंस थी वो दिखाई गई, और जिसमें पहली कंडीशन थी कि जितनी भी जगहें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर की हैं वो सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की है, वो सारी ब्रिटिश पोजीशंस हैं, सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हैं। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप था, फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू टेक द मिलिट्री, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बाय कमर्शियल बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड ऑफ काउंसिल, जो बोर्ड ऑफ काउंसिल था उसकी फॉर्मेशन की गई किसके द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। देखिए अभी हम आप देख रहे हैं पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, मतलब वहाँ पे कुछ चेंजेस लाए गए बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंग्लैंड से कंट्रोल कर रही है, ना कि इंडिया से। तो अभी हम देखेंगे ये 1857 के बाद जो है 1858 के अंदर कंप्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया के ऊपर रूल करने आ जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो उसमें पहली कंडीशन जो थी ब्रिटिश पोजीशन है, मतलब जितनी भी कंपनी जो थी आई थी, उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई थी, उन्होंने बहुत सारी जगहों को कैप्चर किया हुआ था। तो उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी ब्रिटिश पोजीशंस हैं, जितनी भी ये जो कंपनी ने जितनी भी चीज़ें जो हैं वो कैप्चर, जितनी भी जगहें कैप्चर की हैं, जितना भी आपकी फैक्ट्रीज हैं, वो सारी ब्रिटिश की हैं, वो सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हैं। उसके बाद उन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको एस्टैब्लिश किया कि जो मिलिट्री, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो हैं वो लेंगे। मतलब अब वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें लोग थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अब वो कंप्लीट डिसीजंस जो हैं वो कंपनी के लेने जा रही है। उसके अलावा हम चार्टर एक्ट 1773 और 1718 जो है इसको हम हिस्ट्री के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ये फिलहाल हम वी आर स्टडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वी आर नॉट स्टडिंग हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंदर हम कंप्लीटली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि 1793 और 1833 चार्टर एक्ट्स में क्या हुआ था। हम इनमें इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट्स को के कुछ पॉइंट्स देखेंगे। देखिए अब चार्टर एक्ट 1833 क्या कहता है कि जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर है और दूसरी प्रेसिडेंसीज के वर नॉट कंप्लीटली ट्रांसफर टू बंगाल एंड गवर्नर जनरल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हम देखिए 1833 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने और वो कौन थे। तो अब हम बात करेंगे 1833 के अंदर जितनी भी लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंसीज हैं। देखिए हमने सबसे पहले 1773 जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, उसमें हमने ये देखा कि जो कंप्लीट जो पावर है दूसरी प्रेसिडेंसीज को वो बंगाल में शिफ्ट की गई, लेकिन 1833 में उस पावर को जो मान के चलो कि जो बंगाल के पास जो कंप्लीट पावर थी उसको नहीं दी गई, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब बन चुका है। देखिए लॉज जो थे वो एक्ट्स बन चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वर सेड टू बी वर्किंग एज अ ट्रस्ट फॉर ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। अब देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी थी, जो सबसे बड़ी कंपनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, प्राइवेट कंपनी जो थी, वो अब पूरे तरीके से एक छोटा सा ट्रस्ट जो है, मान के चले कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, क्योंकि कंपनी जो है वो डूब चुकी है और पूरे तरीके से कंट्रोल जो है वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 के अंदर क्या हुआ। इफ़ समवन वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, देखिए चार्टर एक्ट 1853 क्या कहता है कि अगर किसी को सिविल सर्वेंट बनना है देन ही टेक टू द स्पॉन्सरशिप ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कि उसको स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कौन है, वो वही है, ब्रिटिश लोग हैं। अब सिविल सर्वेंट कौन बनेगा, वही बनेगा जो जो ब्रिटिशर्स का गुलाम है, जो ब्रिटिशर्स की चमचागिरी करता है, वही उसको ही बनाया जाएगा। और वो जो है ब्रिटिशर्स जो है वो हेलीबर्ग्स कॉलेज में उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, उनको पढ़ाएंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ऑफिसर्स और जो लॉयल होते थे उनको ही, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लॉयल होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लॉयल होते थे, उन्हीं लोगों को सिविल सर्वेंट बनाया जाता था। तो उन्हीं को भी आप मान सकते हैं, उन्हीं को भी जो है वो स्कॉलरशिप मिलती थी।
उसके अलावा अगर हम ब्रिटिश ने जितने भी लॉज पास किए, कंपनी को ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं पाते थे। मतलब जितने भी लॉज ये कंट्रोल निकाल रहे थे, कंट्री जो कंपनी है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उसके अलावा ये 1853 का चार्टर कह रहा है। उसके बाद कोविनेटेड सिविल सर्विसेज जो थी वो बनाएगी 1853 के अंदर। अब देखिए कोविनेटेड दो किस्म की सर्विसेज आने लगी, कोविनेटेड और अनकोविनेटेड सर्विसेज। कोविनेटेड वो सिविल सर्विसेज होगी जहाँ पे आपको हाई लेवल पोस्ट दी जाएगी, और अनकोविनेटेड सर्विसेज वो होगी जहाँ पे आपको लो लेवल पोस्ट दी जाएगी। तो हमेशा इंडियंस के लिए अनकोविनेटेड सिविल सर्विसेज जो है वो रखी जाती थी। उसके अलावा अगर हम प्रपोजल की बात करें, प्रपोजल वाज मेड, ये जो प्रपोजल था, ये जो सिविल सर्विसेज का जो प्रपोजल था वो 1833 के अंदर आया था कि, लेकिन उस वक़्त में बहुत बड़ा ह्यूज अपोजिशन हुआ इस जो ये जो प्रपोज़ल था इसका अपोजिशन हुआ कि ये प्रपोज़ल जो है इसको मना किया गया कि ये पास नहीं होना चाहिए, और ये पास हुआ आखिरकार 1853 के अंदर, और जिसमें इनडेफिनेट टाइम पीरियड एक्सटेंशन जो है, तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनडेफिनेट टाइम पीरियड एक्सटेंशन, और तीसरा पॉइंट जो है 1853 के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब उसका जो पीरियड है वो इनडेफिनेट टाइम एक्सटेंशन के लिए, कि अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कभी भी टेक ओवर कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, कभी भी ख़त्म कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अब लास्ट घड़ी आ चुकी थी, ठीक है। उसके बाद चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेड द काउंसिलर एंड आल्सो कॉल्ड मिनी पार्लियामेंट। और 1853 के ही अंदर जो सेपरेशन थी लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, उनको सेपरेट कर दिया गया और इसे कहा गया मिनी पार्लियामेंट। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, इसको हम हिस्ट्री में इन डेप्थ कवर करेंगे। और अब हम देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, एक रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद कम्प्लीटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उसने कम्प्लीटली कंट्रोल ले लिया है इंडिया का। तो अब देखिए पहला जो एक्ट पास होता है दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इसे नाम दिया गया एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। तो देखिए अब देखिए लूट का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। तो चलो हम आप वो हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो पास हुआ और इसको कहा गया गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, अब वो वाइस रॉय बन चुका है। अब देखिए जो कम्प्लीटली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका कंट्रोल आ चुका है। और सबसे पहले कौन है, सबसे नीचे जो सबसे ज़्यादा पावर होती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल्स के पास, वाइस रॉयज़ के पास। अब वाइस रॉय जो है वो सबसे नीचे है। उसके बाद वाइस रॉय के ऊपर आता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मगर कि अगर वाइस रॉय कोई लॉ पास करेगा तो उसको जाना पड़ेगा काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो पास करेगा तो वो जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अगर वो फाइनली अप्रूव कर देगा तो वो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद जो है वो कोई भी लॉ पास होगा। पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने कोई बात बता दी या वाइस रॉय ने कोई बात बता दी तो वो जो है वो कम्प्लीटली पास हो जाती थी। लेकिन अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो चुकी है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो 1857 के बाद डायरेक्टली रूल कर रही है इंडिया के अंदर, क्राउन रूल आ चुका है। और यहाँ पे ये जो हिरार्की आप देख सकते हैं, वाइस रॉय के बाद काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके बाद पार्लियामेंट। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पार्लियामेंट मेंबर है हेडिंग द काउंसिल, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके पास 15 मेंबर्स की काउंसिल है जो हर फैसले का जो हर डिसीजन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि जैसे ही ये आ चुका है तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 का, कि क्वीन विक्टोरिया जो है इनको डिक्लेयर कर दिया गया है एम्प्रेस ऑफ इंडिया, जो है एम्प्रेस डिक्लेयर कर दिया गया है। 1858 प्रोक्लेमेशन, एवरीबडी हैज़ टू आंसर एंड दिस आंसरेबल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द
गवर्नमेंट, और इससे कहेंगे हम गुड गवर्नमेंट कि जो भी है, जो भी चल रहा है इंडिया के अंदर, उस हर चीज़ का हिसाब जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और इसीलिए हम इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट। अब देखिए एंट्री ऑफ इंडियंस। तो एंट्री ऑफ इंडियंस इन काउंसिल, तो जैसे जैसे इंडियंस की एंट्री जो है, अब काउंसिल जो है वो बन चुकी है, इंडियन पार्लियामेंट में आ चुका है, मतलब इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो है वो इंडिया में आ चुकी है। अब एंट्री ऑफ इंडियंस इन काउंसिल, वो जो काउंसिल बनाई गई है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनमें एंट्री को हम कहते हैं काउंसिल एक्ट्स। काउंसिल एक्ट्स क्या है कि एंट्री जो है इंडियंस की कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, इंडियंस की एंट्री लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, या आप ऐसे कहें कि ब्रिटिश के अंदर इंडियंस का घुसना, उनको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट्स। तो सबसे पहले जो पहला काउंसिल एक्ट है 1861 का, जिसमें क्या हुआ, जिसमें ये हुआ कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं उनको नॉमिनेट किया वाइस रॉय ने। अब वाइस रॉय ने किन को नॉमिनेट किया था, जो ब्रिटिशर्स के चमचे थे, जिसमें राजा बनारस था, महाराजा पटियाला था, दिनकर राव था, और इनको ये पहली एंट्री थी। तो काउंसिल एक्ट्स किनको कहते हैं, काउंसिल एक्ट्स उनको कहते हैं कि इंडियंस की एंट्री लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, उन्हें हम काउंसिल एक्ट्स कहते हैं। तो जिसमें काउंसिल एक्ट 1861 ये कहता है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का एंट्री होना किसके अंदर, एंट्री होना ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट के अंदर, उसे हम कहते हैं काउंसिल एक्ट 1861। और जिसमें नॉमिनेटेड बाय, किसने नॉमिनेट किया है, वाइस रॉय ने नॉमिनेट किया है, वाइस रॉय के चमचे हैं, जिसमें राजा बनारस है, महाराजा पटियाला और दिनकर राव जो हैं, ये सब कौन है, चमचे हैं। तो इनको किया गया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है 1861 का, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड। पहले जो पावर जो पहले वो जो पावर जो आप कंप्लीट प्रेसिडेंसी से अपने पास ले रहे थे, अब उन प्रेसिडेंसीज को आप पावर को वापस देना, उनको वापस देना, उनको अपना हक वापस देना, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम जैसे आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है, कि जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसको कोई अलग, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उनको राजनाथ चलाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो अमित शाह चलाते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बाकी काम देखते हैं। उसके अलावा बहुत सारे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो 1861 के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसको सिस्टम में लाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्डिनेंस सिस्टम, एग्जीक्यूटिव मेकिंग लॉ, लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट प्रेजेंट। उसके अलावा जो लॉज थे वो बनने शुरू हो गए, और जिनमें एग्जीक्यूटिव ही लॉज बनाता था, लेजिस्लेटिव का कोई काम नहीं था। उसके बाद काउंसिल एक्ट 1892 की अगर हम बात करें तो क्या कहता है, काउंसिल एक्ट 1892 क्या कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। आप जो इंडियंस वहाँ पे जा चुके हैं, उस काउंसिल के अंदर जा चुके हैं, वो बजट के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, और क्वेश्चंस जो हैं वो आप एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हैं। किस बारे में क्वेश्चंस पूछने हैं, कि ब्रिटिशर्स को ये पूछना है कि तुमने जो लूट मचाई है अब, और ये जो पैसा तुम इंडिया से लूट रहे हो, इसके ऊपर डिस्कस, जैसे बजट आज के, जैसे आज हम देखते हैं बजट, तो बजट के ऊपर डिस्कस करने का मौका जो है वो 1892 के काउंसिल एक्ट में मिला। और इंडियंस जो है अब वो क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही कर सकते थे, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जो इंडियंस की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम थी। उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो, वाइसराय टेक द रिकमेंडेशंस फ्रॉम बोर्ड ऑफ, फ्रॉम बीसीसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ, वो आई फॉरगेट इट, लेकिन आप देख लेना पीछे, इसको हमने डिस्कस किया है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनसे वाइसरॉय जो है वो रिकमेंडेशंस लेते हैं बिफोर नॉमिनेटिंग द मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वाइसरॉय जो है वो रिकमेंड करता है कि इन लोगों को हम यहाँ पे जो क्या कहते हैं एंट्री मिलेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो वो कम्प्लीटली नॉमिनेटेड होता था। उसके बाद फॉर प्रोविंसेस
गवर्नर्स विल आस्क ज़मींदार से एट्सेट्रा, और प्रोविंसेस के लिए गवर्नर जो है वो ज़मींदार से पूछता था कि किसको जो है वो नॉमिनेट किया जाए। अब देखिए सबसे बड़ा जो इनमें काउंसिल एक्ट आया वो था काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, जिसमें जो काउंसिल था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसमें 60 से पहले 16 मेंबर थे, 16 से 60 तक की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ चुकी थी, और यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग जो है वो की गई थी। लेटर गांधी जी जो थे वो वॉज द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। इतने सालों से जो नहीं हुआ अब वो कुछ सालों में हो गया। तो मतलब इसके बाद जो है वो गांधी जी की एंट्री जो है 1909 के बाद गांधी जी की एंट्री जो है वो होगी। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है यहाँ पे काउंसिल एक्ट में लाया गया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है ये एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, जिसमें मुस्लिम्स जो हैं वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि मान के चले कि अगर कोई भी किसी भी कम्युनिटी का कैंडिडेट जो है वो खड़ा होता है, तो उसमें उसी कम्युनिटी के लोग जो हैं उसके लिए वोट करेंगे, कोई और कम्युनिटी जो है उसके लिए वोट नहीं करेगी। तो वो मांग रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मांग रहे थे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली वेल। और यहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई आप नया कॉन्सेप्ट, अगर कोई आप कुछ और चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। हम आपके लिए सारी क्लासेस लाएंगे और यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस मिलेंगी। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।